नमस्कार साथियों, मेरा नाम है योगेश्वर। आप देख रहे हैं पैराडाइज अकेडमी। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अलंकार और उसके प्रकार। ठीक है, ये हमारा जो काव्य होता है ना, हिंदी में जो काव्य हमारा विषय होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और जब हम उसकी व्याख्या करते हैं, जो हमारे प्रसंग आते हैं उनकी व्याख्या करते हैं, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। उसमें संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और उसके सीधे नीचे जो है अलंकार छाँटने के लिए आते हैं कि इसमें जो उपरोक्त आपको व्याख्या करने को दी गई थी उसमें कौन से अलंकार थे। ठीक है, तो अलंकार आप तभी छाँट पाएँगे, तभी उसको जान पाएँगे जब आप उसकी जानकारी रखते होंगे, उसकी परिभाषा के बारे में। ठीक है, तो हम उसकी चर्चा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। परिभाषा। अब इसकी परिभाषा ये है कि काव्य में भाषा को सुंदर, मधुर और प्रभावशाली बनाने वाले वाक्य या साधन अलंकार कहलाते हैं। ठीक, उदाहरण, उसका मुख चांद सा है। तो उसका मुख चांद सा है, इसमें साफ पता चल रहा है हमें कि देखिए क्या दिख रहा है। पहले तो उसका मुख, उसका चेहरा चांद सा है। तो इसमें तुलना की जा रही, जो चेहरा है प्रेमिका का, जो चेहरा है या किसी का भी चेहरा है, प्रेमिका के चेहरे की बात ही हो रही होगी, तो जो चेहरा उसका है वो चांद सा है। अब चांद से चेहरा किसी का होता नहीं है। चांद एक अलग चीज है और चेहरा एक अलग चीज है, लेकिन तुलना की जा रही है। तो तुलना की जा रही है, जिसमें तुलना की जाती है वो आपका उपमा कहलाता है। ठीक है, उपमा कहलाता है। इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो ये हमारा इसमें उदाहरण में ही हमारे दिख रहा है कि ये उपमा है। चलिए, अब इसमें दो चीजें और प्रमुख होती हैं। क्या होती है? इसमें उपमेय और उपमान आप पढ़ेंगे। ठीक है, ये दो चीजें आपको आती हैं। अब ये क्या है, इनको समझ लीजिए भिन्न भिन्न तरीके से। उपमेय क्या होता है? ये देखिए, उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाए। ठीक है, यानी यानी ये देखिए, जिसकी तुलना की जाए, ये मुख है ना आपका, ये उपमेय कहलाएगा। और जिससे तुलना की जाए वो उपमान कहलाएगा। चांद इसमें उपमान है आपका। समझे आप? बिल्कुल इजी तरीके से देखिए, सामने उदाहरण लिखा है, सामने बिल्कुल मैंने आपको समझा दिया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये देखिए, ये आपका उपमेय, ये आपका उपमेय है। ठीक, और ये आपका उपमान है। ये आपका उपमान है। ना ना ना, ये आपका ये आपका चांद जो है उपमान है। ठीक है, बिल्कुल इजी तरीके से समझाया है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब हम बात करेंगे अलंकार के प्रकार। ठीक है, अलंकार के मुख्य रूप से तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन से? ये देखिए, पहला है आपका शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ठीक है, इनमें से दो जो होते हैं वो सबसे ज्यादा किताबों में पूछे जाते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है, पर हम तीनों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए। शब्द अलंकार, ठीक है, पहला हमारा शब्द अलंकार। अब शब्दालंकार में इसकी परिभाषा, एक शब्द अधिक वर्डों की बार बार आवृत्ति, एक या अधिक वर्डों की बार बार आवृत्ति, उसे कहते हैं अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अनुप्रास अलंकार शब्दालंकार का ही एक पार्ट है। ठीक है, शब्दालंकार के भी कई हिस्से होते हैं, तो उसमें पहला है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो ये देखिए, उदाहरण इसका देखिए, चंचल चितवन चित चुरा ले। अब इसमें आपको क्या चीज नजर आ रही है? साफ साफ दिख रहा है। अगर आपको अलंकार नहीं भी आते होंगे, लेकिन एक साफ चीज नजर आ रही है इसमें कि इसमें जो चा शब्द है, चा शब्द शब्द वो बार बार आ रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। चंचल में देखिए, चंचल में चा दो बार आया है, चितवन में चा आया है, चित में चा आया है, चुरा में चा आया है। तो चा, इसमें लिखा हुआ ना, एक या अधिक वर्डों की बार बार आवृत्ति, यानी चा ही जरूरी नहीं है, कोई और भी शब्द हो सकता है जिसकी बार बार आवृत्ति हो रही हो। तो चा या किसी भी और वर्ड की बार बार आवृत्ति, मतलब आवृत्ति का मतलब होता है, आवृत्ति का मतलब दोहराव, दोहराव, दोहराव मतलब रिपीटेशन। अगर एक ही शब्द बार बार दोहराया जाता है किसी एक वाक्य में, तो वो क्या कहलाता है? अनुप्रास अलंकार कहलाता है। यानी इसमें आपको सिर्फ एक वर्ड पहचानना है कि कौन सा वर्ड है बार बार आ रहा है। अगर आ रहा है तो वहां पर हमारा अनुप्रास अलंकार कहलाएगा। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें उपमेय और उपमान देखिए, इसमें उपमेय और उपमान देख लीजिए। उपमेय और उपमान इसमें नहीं होता है।
ठीक है, इसमें उपमेय उपमान नहीं होता है। अब ट्रिक देखिए, एक ही अक्षर बार बार, जैसे मैंने आपको बताया, एक ही अक्षर बार बार आने का मतलब है अनुप्रास अलंकार, बस इतना सा याद रखिए और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, बिल्कुल क्लियर सामने सामने लिखा है। एक ही अक्षर बार बार आए तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक, चलिए अगला देखिए, अगला है यमक अलंकार। ठीक है, ये भी आपका जो है शब्द अलंकार का एक रूप है। ठीक है, एक ही शब्द की पुनरावृत्ति लेकिन अर्थ अलग अलग, मतलब एक ही शब्द बार बार तो रिपीट होगा लेकिन उसका अर्थ बार बार अलग होगा। यानी जैसे अनेकार्थक शब्द हमने पढ़ा था, सेम वैसा होगा इसमें जो है शब्द तो बार बार आएगा लेकिन उसका अर्थ बार बार अलग अलग होगा। जैसे उदाहरण देखिए, कनक कनक ते 100 गुनी। ठीक है, मार्गता अधिका है, ये पूरा है, ये बिहारी जी का एक दोहा है। ठीक है, अब इसमें अ, इसमें जो है आपका जो कनक कनक है, जो शब्द बार बार आ रहा है, इसमें जो कनक है, एक कनक का अर्थ सोना है और एक कनक का अर्थ धतूरा है। तो इसका अर्थ ये होता है इस दोहे का कि जो कनक कनक से 100 गुनी माणिकता अधिका है, मतलब जो सोना होता है, ठीक है, धतूरा, दोनों की माणिकता बहुत ज्यादा होती है एक दूसरे से। जो पाए वो बो रहा है, जो खाए वो बो रहा है। यानी धतूरा आदमी खा ले वो भी पगला जाता है, ठीक है, और सोना जो पा ले वो भी पगला जाता है। तो कनक कनक ते 100 गुनी माणिकता अधिका है, इसीलिए दोनों में नशा एक से बढ़कर एक होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये कनक कनक जो शब्द आया है, शब्द तो वही है लेकिन अर्थ अलग है, एक का अर्थ सोना है, एक का अर्थ धतूरा है। ठीक है, इसमें भी उपमेय और उपमान नहीं होते, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ट्रिक क्या है? ट्रिक साफ है, शब्द वही, अर्थ बदल जाएगा, तो क्या कहलाएगा? यमक अलंकार कहलाएगा। ठीक, चलिए अगला देखिए, अर्थ अलंकार। अभी हमने शब्द अलंकार देखा, अब हम देखेंगे अर्थ अलंकार। ठीक है, इसमें हमारा है पहला उपमा अलंकार। ठीक, जो दो वस्तुओं में सीधी तुलना की जाए तो वो हमारा उपमा अलंकार कहलाता है। सबसे पहला उदाहरण जहां हमने परिभाषा पढ़ी थी, ठीक है, जहां हमने अलंकार की परिभाषा पढ़ी थी, सबसे पहला ही उदाहरण, ठीक है, उसका मुख चांद सा है। अब इसमें ये देखिए, उपमेय क्या है? उपमेय मुख है और उपमान चांद है। साफ कहा गया, उपमेय जो हमारा होता है जिसकी हम तुलना करते हैं और उपमान जिससे तुलना करते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? चलिए, इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक ये है, सा सी जैसे दिखे जो शब्द होते हैं वो दिखते हैं इसमें। ठीक है, चलिए अगला है हमारा रूपक अलंकार। इसमें देखिए, जहां उपमेय को उपमान ही मान लिया जाए, ये लगभग जो है उपमेय जैसा, जो हमने अभी उपमेय पढ़ा, उपमेय में क्या था? उपमेय में था कि तुलना करते हैं हम, और इसमें क्या होता है, हम जिससे तुलना करें हम उसको वही मान लेते हैं। समझे आप? नहीं समझे? चलिए उदाहरण देखिए, इसमें उदाहरण है, उसका मुख चंद्रमा सा। ठीक है, सॉरी, उसका मुख चंद्रमा है। तो इसमें हम तुलना नहीं कर रहे हैं, हमने उसके मुख को जो है, उसका मुख जो है, मुख है, उसके चेहरे को ही हमने चांद मान लिया है। इज इक्वल टू चांद। ठीक है, उसका मुख चांद है। ठीक है, और उसमें क्या था, हम उसमें तुलना कर रहे थे। ठीक है, उपमेय में तुलना करते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम चांद को ही हमने मुख मान लिया है, चांद, सॉरी, मुख को ही चांद मान लिया है, मुख को ही हमने चांद मान लिया है। ठीक, उपमेय को उपमान मान लेते हैं। ठीक है, इसमें भी उपमेय आपका मुख है और उपमान आपका चंद्रमा है, लेकिन हमने मुख को ही उपमान माना है। ठीक है, उपमेय को ही उपमान माना है। तो इसकी ट्रिक है, सा हट, ये जो शाह जो है वो हट जाता है, जैसे कि आपका रूपक में था कि अ, आपका जो मुख है चांद सा, उसमें सा आ रहा था कि चांद जैसा, सा का मतलब जैसा, लेकिन इसमें क्या है, चांद ही है, चेहरा चांद ही है। ठीक है, अतिशोक्ति। अतिशोक्ति मतलब इसमें हम बढ़ा चढ़ाकर किसी भी बात को बताते हैं, इसमें हम हद से ज्यादा, मतलब जो चीजें एक्सपेक्टेड नहीं है, ठीक है, बढ़ा चढ़ा के किसी की तारीफ कर देना या फिर बढ़ा चढ़ा के किसी की बुराई कर देना, बढ़ा चढ़ा के कोई बात कह देना, वो हमारी अतिशोक्ति कहलाता है। ठीक है, बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। ठीक, उदाहरण,
उदाहरण इसका है, आंसुओं की नदियां बहा दी। सोच कर देखिए, नदी में इतना सारा पानी होता है कि इंसान डूब कर मर जाते, तो क्या कोई इतना रो सकता है क्या कि उसकी आंसू से नदी बह जाए? असंभव, हो ही नहीं सकता। तो ये बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात है, इसका मतलब ये होता है कि वो इंसान बहुत रोया। ठीक है, तो कितना भी रोए लेकिन नदी नहीं भरेगी, लेकिन आंसुओं की नदी बह गई ये कहा जाता है, तो ये अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात। ठीक है, अब इसमें उपमेय उपमान नहीं होता है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हद से ज्यादा बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति कहते हैं। यही आपकी ट्रिक है, ध्यान रखिएगा। मानवीकरण अलंकार, इसमें पता है क्या होता है? इसमें जैसे कि जो निर्जीव वस्तुएं होती है, जैसे पहाड़ है, पर्वत है, झरने हैं, ठीक है, और घटाएं हैं, बादल हैं, इन सबको हम इंसान की गुणों से बताते हैं, उनको उससे तुलना करते हैं। जैसे अ, आसमान जो है तुम्हारी घटाओं की जुल्फों से नजर आता है, मतलब आसमान की जो तुलना है कभी अपनी प्रेमिका से की जो जुल्फे हैं उनसे कर देता है। ठीक है, और नदी को उसकी उसकी जुल्फ, मतलब क्या बोलते हैं उसकी, उसकी आंखों से कर देता है। ठीक है, उसके आंसू से कर देता है। और पहाड़ को जैसे पुरुष के हृदय से कर दिया जाता है तुलना। तो हम जब मानव के गुण जो होते हैं उनको हम किसी प्राकृतिक या निर्जीव वस्तु से तुलना करते हैं, तो क्या कहलाता है? वो मानवीकरण। यानी मानवीकरण, हमने उसका मानवीकरण कर दिया, हमने उसको मानव बना दिया। ये उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है, हवाएं गुनगुनाने लगी। क्या हवाएं कभी गुनगुना सकती? क्या उनके पास आवाज होती है? गुनगुनाने तो वो इंसान है जिसके पास गला है, गले में आवाज है। ठीक है, तो इंसान, हमने हवा, हवा निर्जीव है, हमने उसका गुनगुनाना, उसको हमने सजीव बना दिया। ठीक, इसमें भी आपका उपमेय उपमान नहीं होता है, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, साफ साफ। निर्जीव, इसमें बताया गया निर्जीव प्लस इंसानी काम, उनका मानवीकरण करते हैं, यही मानवीकरण कहलाता है। ठीक, उभय अलंकार, तो जैसा कि हमने शब्दालंकार, अर्थालंकार पढ़ा, और ये हमारा सबसे अंतिम उभय अलंकार है। ये एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है। ठीक है, तो लेकिन मैंने इसको पीडीएफ में इसलिए रखा है, इस वीडियो में इसलिए ऐड किया है, ताकि देखिए, अगर अलंकार का ये एक प्रकार है, एक भेद है, तो आपका जानना जरूरी है। कभी कभार ऐसा होता है कि एग्जामिनर बहुत पेपर थोड़ा टफ बनाना चाहता है, हर बार से थोड़ा पैटर्न अलग करना चाहता है, तो वो अलंकार दे देगा। ठीक है, पर ये बहुत रेयर केस में पूछा जाता है, मतलब आपका मान लीजिए 10 में से 1% चांस होता है कि हाँ ये पूछा जाएगा। ठीक, और इसके साथ ही साथ इसके जो कविताएं होती है, कविताओं में भी इसका प्रयोग बहुत ही कम नजर आता है। ठीक है, इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन आप पढ़कर जाइएगा एग्जाम में, कि हो सकता है एग्जाम में इस बार पूछ ले। तो देखिए, इसमें है आपका, जिसमें शब्द और अर्थ दोनों से सौंदर्य उत्पन्न हो। ठीक है, तो उससे हम क्या कहते हैं? वह अलंकार कहते हैं। जैसे चरण कमल पर शीश नवाऊं। ठीक है, ये इसका उदाहरण है। अब इसको हम एक्सप्लेनेशन समझते हैं, इसका स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण इसका ये है कि यहाँ कमल शब्द से उपमा अलंकार है। ठीक, साथ ही चरण कमल में रूपक अलंकार भी है। तो यहाँ मतलब चरणों की तुलना की गई कमल से, और चरणों को ही कमल मान लिया गया है। तो जब दो अलंकार साथ में आते हैं तो वह अलंकार कहलाता है। समझे आप? अगर किसी भी वाक्य में आपके, एक ही वाक्य में दो अलंकार हो रहे हैं, अगर आप पहचान पा रहे हैं, तो साफ सीधी सी बात है कि वो अलंकार है। उसमें आपको अलग अलग नहीं छाटना है, उसको आप उपमा नहीं लिखेंगे, उसको आप जो है, या फिर जो भी आपके बीच में मिक्स हो रहे हैं उनको वो नहीं लिखेंगे, रूपक या कुछ भी जो आपके आ रहे हैं उनको वो नहीं लिखेंगे, उनको आप वो अलंकार लिखेंगे, अगर एक वाक्य में दो अलंकार आते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। एग्जाम टिप्स, एग्जाम टिप्स देखिए, एग्जाम टिप्स ये है कि उपमेय उपमान सिर्फ उपमा और रूपक में होते हैं। ठीक, और किसमें नहीं होते। सा सी दिखे तो पहले उपमा सोचो। ठीक, सा ना हो लेकिन तुलना हो तो रूपक है। शब्द दोहराया जाए, अनुप्रास या यमक। ठीक, बढ़ा चढ़ाकर बात की जाए तो अतिशोक्ति, इसके अलावा कुछ नहीं। निर्जीव जो बोले, निर्जीव बोलने लगे, उसमें मानव गुण आ जाए, तो हमारा वो मानवीकरण कहलाता है। ठीक, तो ये आज हमने पढ़े, हमारे जो अलंकार और उसके प्रकार थे उनको हमने आज विस्तार से पढ़ा। और अगर इससे संबंधित आपको कोई प्रश्न है, या कोई आपके पास ऐसा जो है पंक्तियां पड़ी हुई हैं कि आप उसमें छाड़ नहीं पा रहे हैं, कि आपका
कौन सा अलंकार है, या एग्जाम से रिलेटेड और कोई टिप्स चाहिए आपको, कोई और जानकारी चाहिए तो आप अपना सवाल कमेंट कीजिए, ठीक है। और किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप चाहते हैं वीडियो तो वो भी कमेंट कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।